नमस्कार दोस्तों, डेट आज के देखो 28 अगस्त 2024 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। सबसे पहले कोट देख लीजिए। मंडेला जी देखो ये कहते हैं कोई बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो नफरत नहीं करता, चाहे वो किसी भी रंग का हो, काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो। ये सब चीजें बच्चे को फर्क ही नहीं पड़ती जब वो पैदा होता है। तो फिर ये नफरत कहां से आती है किसी इंसान के अंदर? देखो ये नफरत आसपास के माहौल से आती है। जब देखो बड़े लोग बच्चों को ये सिखाते हैं ना कि ये दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, ये अलग हैं, ये दूसरे रंग के लोग हैं, ये अलग हैं, तो जब बड़े बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चों के अंदर नफरत आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखो अगर कोई बच्चे को यूं बोला जाए कि उस कम्युनिटी के लोग बुरे होते हैं तो वह बच्चा धीरे धीरे वही सोचने लगता है और उसकी एक्शन में वो चीज दिखने लगती है। लेकिन मंडेला जी का यह मानना है कि अगर इंसान नफरत सीख सकता है तो वो प्यार करना भी सीख सकता है, उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। लेकिन कौन सिखाएगा? ये देखो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सबके लिए रिस्पेक्ट करना सिखाएं। तो ये इनका कोट है और ये देखो खास करके ना कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। कंक्लूजन में, ऐसे के कंक्लूजन में ये कोट जबरदस्त फिट बैठेगा। अगर डिस्कशन की बात करें, आज हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राइट टू डिस्कनेक्ट डिस्कस करेंगे, दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे फिर सिंथेटिक बायोलॉजी से संबंधित आर्टिकल, और सबसे लास्ट में पाकिस्तान में ब्लूच इंसर्जेंसी के बारे में जो आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित है। ये जो राइट है, राइट टू डिस्कनेक्ट, अभी ऑस्ट्रेलिया में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो इसे डिटेल से हम समझेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मतलब क्या है राइट टू डिस्कनेक्ट का? सिंपल मतलब देखो ये है, ऑफिस आवर्स के बाद किसी भी एम्प्लॉय को कॉल्स या मैसेजेस का जवाब देने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल महेश, ऑफिस आवर्स के खत्म होने के बाद ऑफिस से कॉल आता है या फिर मेल आती है, उसका जवाब नहीं देता है, तो महेश के अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में ये जो राइट है, राइट टू डिस्कनेक्ट, 26 अगस्त से इंप्लीमेंट हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने ये बोला, देखो वो एम्प्लॉइज जिनको 24 घंटे की पेमेंट नहीं मिलती है, उनको देखो 24 घंटे फिर अवेलेबल रहने की जरूरत नहीं है। आप सोच के देखो क्यों जरूरी है ये कानून। कोई एम्प्लॉय देखो बेचारा सुबह 8 बजे ऑफिस गया, रात को 8 बजे आया, लेकिन 11 बजे बॉस का फोन आ गया। वो एम्प्लॉय सो रहा था और बॉस का फोन आ गया, एम्प्लॉय फोन नहीं उठा उसका, लेकिन अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो बॉस डांटता है कि तुमने मेरा रात को फोन क्यों नहीं उठाया, जरूरी था। ये तो देखो बहुत ज्यादा अनफेयर है ना। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम नहीं है, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, इन देशों में ऑलरेडी सिमिलर लॉज हैं। प्रॉब्लम देखो पूरे वर्ल्ड की है, लेकिन अभी कुछ ही देशों ने ये जो कानून है वो इंप्लीमेंट किया है। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो टेक्नोलॉजी की वजह से ना प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी की सहायता से आज के समय में घर से काम करना पॉसिबल है, और कोविड-19 की महामारी के बाद में ये चलन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो लोग देखो घर में भी ऑफिस की टेंशन में रहते हैं, ऑफिस के काम का बर्डन घर में भी रहता है। तो देखो सबसे पहले ना फ्रांस ने 2017 में राइट टू डिस्कनेक्ट पे कानून बनाया। फ्रांस का कानून ये कहता है वो कंपनीज, वो फर्म्स जहां पे देखो 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, तो वो कंपनी ना एक चार्टर बनाएगी, गुड कंडक्ट चार्टर। ये कंपलसरी कर दिया गया, और इस गुड कंडक्ट चार्टर में ना साफ तौर पे लिखा होगा कि एम्प्लॉइज को कब ईमेल भेजने या फिर जवाब देने की जरूरत नहीं है। वैसे देखो इंडिया में भी ना इसी प्रकार का कानून लाने की कोशिश हुई थी। 2018 में ना सुप्रिया सुले जो कि एक सांसद हैं एनसीपी पार्टी की, उन्होंने एक प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2018। बट देखो कभी ना इस प्राइवेट बिल पे डिस्कशन नहीं हुई। इस बिल में यह इंट्रोड्यूस किया गया था कि हर एक रजिस्टर्ड कंपनी और सोसाइटी एम्प्लॉय वेलफेयर कमेटी इस्टेब्लिश करेगी, और ये जो एम्प्लॉय वेलफेयर कमेटी होगी ना, इसमें एम्प्लॉइज होंगे। वो एम्प्लॉइज मतलब ये कमेटी एम्प्लॉयर के साथ
टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट करेगी, मतलब घर जाने के बाद कब जवाब दिया जा सकता है, कब नहीं दिया जा सकता, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन इस एम्प्लॉई वेलफेयर कमेटी के द्वारा नेगोशिएट किए जाएंगे एम्प्लॉयर के साथ में। कुछ देखो ऐसे भी देश हैं जहां पे कानून बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन कंपनीज धीरे धीरे इस कल्चर में अपने आप को ढाल रही हैं। जैसे जर्मनी एक ऐसा देश है, वहां पे ना फोक्सवैगन जो कंपनी है ना ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, इन्होंने ये डिसाइड किया कि ऑफिस आवर के बाद में ना हम अपने सर्वर ही क्लोज कर देंगे, ताकि ना कम्युनिकेशन हो ही ना पाए। हो ही नहीं पाएगा तो फिर कम्युनिकेशन एम्प्लॉय करेंगे नहीं आपस में ऑफिस आवर्स के बाद। इसके अलावा देखो इंडिया में जो ये प्राइवेट मेंबर बिल आया था ना, सुप्रिया सुले ने जो इंट्रोड्यूस किया था, इसमें देखो फाइन का प्रोविजन भी किया गया था। वो एम्प्लॉइज जो इस बिल के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, तो उनकी ना सैलरी का 1% कट जाएगा, ऐसी बात बोली गई थी। और यह भी बोला गया था कि अगर एम्प्लॉय घर जाने के बाद काम करते हैं, जवाब वगैरह देते हैं, तो फिर उन्हें ओवर टाइम वेजेस मिलेंगे, एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा वेजेस फिर मिलेंगे। बट देखो इस राइट को इंप्लीमेंट करने में ना सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मान लीजिए सुरेश तो एम्प्लॉयर है और महेश एम्प्लॉई है। महेश चला गया घर, 8 बजे महेश घर चला गया, रात को 10 बजे सुरेश जो कि बॉस है फोन आता है। महेश बोलता है कि नहीं, जवाब नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि राइट टू डिस्कनेक्ट इंप्लीमेंट हो चुका है। लेकिन अगले दिन जब महेश जाता है ऑफिस तो सुरेश इनडायरेक्टली डांटता है, और कल को देखो महेश की प्रमोशन होनी होती है, तो सुरेश पहले से चिढ़ा हुआ है कि महेश ने जवाब नहीं देता है, तो सुरेश जो है महेश की प्रमोशन रोक देता है। तो इस प्रकार की देखो अनेकों चीजें हैं, कोई इंसेंटिव रोका जा सकता है, प्रमोशन रोका जा सकता है, यह सब किया जा सकता है उन एम्प्लॉइज के साथ जो घर जाने के बाद जवाब नहीं देते हैं। सेम तरह के आर्गुमेंट्स देखो तब भी दिए गए थे जब मैटरनिटी और मेंस्ट्रुअल लीव वाला प्रोविजन आया था ना, तब भी यही बोला गया था कि वो महिलाएं जो मेंस्ट्रुअल लीव लेंगी या फिर मैटरनिटी लीव लेंगी, बाद में उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑफिस में, और कई बार तो महिलाओं को काम पे नहीं रखा जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा ये सोच के कि वो लीव ज्यादा लेंगी। और उसी प्रकार के आर्गुमेंट देखो यहां पर भी हैं। इसके बाद देखो सवाल यह भी उठता है, कैसे डिसाइड होगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रात को कॉल किया या मैसेज किया वो रीजनेबल था या फिर अनरीजनेबल था? मतलब देखो ऑफिस में आग लग गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो जाहिर तौर पे रीजनेबल ही है। और कई बार ऐसा होता है कि इंटरनेशनल क्लाइंट है, मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट है और प्रोजेक्ट मिलना जरूरी है, तो एम्प्लॉयर चाहता है कि ये चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो आप रात को काम कीजिए, रात को प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। लेकिन एम्प्लॉय के लिए हो सकता है कि वो चीज उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। हालांकि ये अनफेयर है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एम्प्लॉय के भी इंटरेस्ट लिंक होने चाहिए। मतलब कुल मिला के देखो पॉइंट ये है, रीजनेबल और अनरीजनेबल की डेफिनेशन कई बार सब्जेक्टिव होती है। छोटी छोटी चीजों को भी एम्प्लॉयर कई बार रीजनेबल बता सकता है। कई बार टाइम जोन अलग अलग होता है, इंटरनेशनल क्लाइंट है और यूएसए का टाइम जोन है, यूएसए के टाइम जोन के हिसाब से क्लाइंट को एकदम से जरूरत पड़ गई तो फिर एम्प्लॉय को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि उसका टाइम जोन अलग है। बात देखो इंप्लीमेंटेशन की भी है। राइट टू डिस्कनेक्ट के इंप्लीमेंटेशन को लेके मान लीजिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, तो फिर उसको सुलझाया कैसे जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के कानून में तो देखो ये प्रोविजन किया गया है, पहले तो कोशिश की जाएगी उसे कंपनी के अंदर इंटरनली ही सोल्व किया जाए, लेकिन इंटरनली सोल्व नहीं होता है तो फिर जो फेयर वर्क ओम्बड्समैन है वहां पे अपील की जा सकती है। एम्प्लॉय के पास में अधिकार होगा यहां पे अपील फाइल करने का। यह एक प्रकार से देखो लेबर कोर्ट जैसा है। फेयर वर्क ओम्बड्समैन मतलब लेबर कोर्ट जैसा है, यहां पे फिर अपील फाइल की जा सकती है एम्प्लॉय के द्वारा। देखो कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है ये कानून, ये अधिकार जरूरी है वर्क लाइफ बैलेंस बनाने के लिए, और कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो बोलते हैं कि इससे देखो जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए बिजनेस चलाना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और भी कई सारी डायमेंशंस हैं। कुछ देखो जैसे फैमिली रन बिजनेस होते हैं, फैमिली रन बिजनेसेस में आपको पता है 24 घंटे सातों दिन काम चलता रहता है। कुछ स्टार्टअप्स हैं, जैसे
स्टार्टअप वाले जैसे देखो दिन रात काम करते हैं पैशन के साथ में, तो इन सब जगहों पर भी जब ये राइट इंप्लीमेंट होगा तो थोड़ा फ्रिक्शन देखो आएगा। तो राइट टू डिस्कनेक्ट पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स दे सकते हो। पक्ष में आप बोलोगे वर्क लाइफ बैलेंस इंप्रूव होगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज सोल्व होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, ये सब चीजें आप बताओगे। राइट टू लाइफ विद डिग्निटी भी इसमें ऐड कर सकते हो। और अगेंस्ट में आप बताओगे कि इससे देखो छोटी कंपनीज को काम करना डिफिकल्ट होगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो सकते हैं, और इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है, अलग अलग टाइम जोन्स की वजह से दिक्कत आ सकती है, स्टार्टअप कल्चर ठीक से नहीं पनपेगा इस राइट की वजह से। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आप विपक्ष में दे सकते हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया राइट टू डिस्कनेक्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो सिंथेटिक बायोलॉजी से संबंधित है। कैसे इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंडिया की हेल्प कर सकती है सिंथेटिक बायोलॉजी में आगे निकलने में। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं, सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब क्या है। ये देखो साइंस का एक नया फील्ड है। इसमें देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का यूज करके नए बायोलॉजिकल सिस्टम्स बनाते हैं। एग्जाम्पल्स अभी आपको दूंगा मैम, एक बार सुन लीजिए आप पूरी बात। तो देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का यूज करके ये जो नए बायोलॉजिकल सिस्टम बनाए जाते हैं ना, ये देखो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में सिंथेटिक बायोलॉजी नेचर के जेनेटिक कोड को एडिट करना या फिर जेनेटिक कोड को रीराइट करने की साइंस है। इसमें ना हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर इवन बिल्कुल नए ऑर्गेनिजम्स भी बना सकते हैं। अब आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो एक बैक्टीरिया होता है ग्लोइंग बैक्टीरिया, ग्लोइंग बैक्टीरिया। अब आपको सिंथेटिक बायोलॉजी का एग्जांपल देता हूं। साइंटिस्ट ने क्या किया, जेलीफिश के जीन्स को बैक्टीरिया में डाल दिया। रिजल्ट क्या हुआ, बैक्टीरिया इससे ना चमकने लगा। जेलीफिश आपको पता है चमकती है, तो जेलीफिश से जीन्स निकाल के बैक्टीरिया में डाल दिया तो बैक्टीरिया भी चमकने लगा। अब देखो ये जो बैक्टीरिया है ना, ग्लोइंग बैक्टीरिया, ये पोल्यूशन डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। चलो ये छोड़िए, एक सिंपल एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंसुलिन। आपको पता है देखो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इंसुलिन जरूरी है ब्लड में शुगर को रेगुलेट करने के लिए। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, बैक्टीरिया को मॉडिफाई कर दिया जो देखो ह्यूमन इंसुलिन बना सकता है। तो इससे ना अब इंसुलिन सस्ता और आसानी से मिलता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के, जैसे बायोफ्यूल्स हैं। कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, एल्गी को मॉडिफाई किया जो डायरेक्टली बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकता है। इससे देखो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम हो सकती है। ये जो फील्ड है सिंथेटिक बायोलॉजी का, ये देखो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिसाब से 2030 आते आते इस इंडस्ट्री का जो साइज है ना, मतलब सिंथेटिक बायोलॉजी की इकोनॉमी का जो साइज है ना, वो $30 ट्रिलियन तक हो चुका होगा। $30 ट्रिलियन है, ये बहुत ज्यादा है। सिंथेटिक बायोलॉजी की एप्लीकेशंस देखो अलग अलग फील्ड में है, जैसे हेल्थ एंड ब्यूटी, फैशन एंड टेक्सटाइल, फूड एंड एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कैसे ये काम करेगा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो एक फैशन ब्रांड है हर्मीज। हर्मीज ने क्या किया, माइसीलियम, ये एक रूट स्ट्रक्चर होता है मशरूम्स का, इसकी सहायता से ना लेदर जैसा प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे देखो लेदर बनता है आपको पता है एनिमल्स की स्किन से, और काफी बार इसे अनएथिकल माना जाता है। इसलिए महंगे महंगे जो ब्रांड्स होते हैं ना, जो लेदर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनका विरोध भी होता है। लेकिन हर्मीज जैसे जो फैशन ब्रांड्स हैं, अब वो मशरूम्स की सहायता से लेदर जैसा प्रोडक्ट बनाने लगे हैं जो ज़्यादा प्लायबल है। प्लायबल मतलब इजी टू बेंड है, जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो ये लेदर को सब्स्टिट्यूट करेगा बैग वगैरह बनाने में। एक और एग्जांपल देखिए, यीस्ट जो है इसको देखो
जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कपड़े बनाने स्टार्ट कर दिए गए हैं। ऐसे कपड़े जिनको आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है, जो लंबे समय तक चल सकते हैं। ये कपड़े ज्यादा मजबूत हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। इवन देखो फूड की बात करें तो आर्टिफिशियल मीट भी बन रहा है, और आर्टिफिशियल मीट से इन्वायरमेंट को फायदा होगा। फार्मिंग में भी रेवोल्यूशन आ सकता है। साइंटिस्ट ऐसे माइक्रोब्स बना रहे हैं जो देखो हवा से नाइट्रोजन ले सकते हैं। सोच के देखिए, ऐसे माइक्रोब्स जो हवा से नाइट्रोजन ले सकते हैं, इससे तो फिर वो जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं नाइट्रोजन देने के लिए सोइल को, उन फर्टिलाइजर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। इवन देखो माइनिंग इंडस्ट्री में भी सिंथेटिक बायोलॉजी का यूज हो रहा है। जैसे देखो कई बार ना टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और से जैसे कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड, इनको एक्सट्रैक्ट करना है ना और से, तो कई बार टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिससे इन्वायरमेंट पे काफी बुरा असर पड़ता है। बट अब इन वैल्यूएबल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना होना हार्मफुल केमिकल्स के बजाय यूज हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है। तो इससे पोल्यूशन कम होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए। हार्मफुल केमिकल जैसे साइनाइड का इस्तेमाल होता है, जो अभी मैंने आपको बात बताई। इतने एग्जाम्पल देखो सफिशिएंट हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है अब कि इस फील्ड को अगर आगे ले जाना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता है। हमें देखो सबसे ज्यादा आवश्यकता है डेटा की। डेटा की आवश्यकता देखो इसलिए है, अगर साइंटिस्ट को अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल सिस्टम बनाने हैं तो सबसे पहले देखो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन स्ट्रक्चर का डेटा साइंटिस्ट के पास में होना चाहिए। मतलब प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा प्रोटीन्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये सब पता होना चाहिए। मतलब जेनेटिक रेगुलेशन और बायो इन्फॉर्मेटिक सोर्सेज की एक्सेस, ये सब साइंटिस्ट को चाहिए। और ये सब कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये सब देखो वहां से मिलेगा जहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। अब जैसे देखो 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं वर्ल्ड में। इन 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में ना बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा रिच है, और अच्छी बात है इंडिया भी इन 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है। अब सवाल ये उठता है कि इन 17 देशों में बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा रिच है, तो इसका डेटा कैसे यूज हो? देखो पहले कॉलोनियल टाइम्स में क्या होता था, डेवलप कंट्रीज ना बहुत फ्रीली जेनेटिक रिसोर्सेज यहां से ले जाते थे। बट देखो अब सिचुएशन बदल गई है। अब जेनेटिक सोवरेनिटी की बात होती है, यानी हर देश अपने जेनेटिक रिसोर्सेज का मालिक है, ओनर है। पहले तो क्या हुआ, अमेरिकन साइंटिस्ट इंडिया में रिसर्च करने के लिए आए और यहां से जेनेटिक डेटा ले गए और उसको यूज करने लग गए अपने फायदे के लिए। बट अब विभिन्न देश जागरूक हैं, उनको पता है कि हमारे देश में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे संबंधित डेटा वो हमारे काम आना चाहिए। बट देखो प्रॉब्लम यहां पे ये आती है, अब ये जो कंट्रीज है ना, जैसे इंडिया जैसे देश हैं, 17 टोटल मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज हैं, यहां पे ज्यादा रिसर्च नहीं होती। रिसर्च तो ज्यादा होती है डेवलप कंट्रीज में, और डेटा ज्यादा उपलब्ध है यहां पे। तो दोनों के बीच में देखो बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज जहां पे डेटा ज्यादा उपलब्ध है, बायोडाइवर्सिटी रिच जो देश हैं, उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि सबको फायदा हो, सबको बेनिफिट हो। जहां पे बायोडाइवर्सिटी रिच है वहां का डेटा यूज किया जा रहा है, और जहां की फर्म्स रिसर्च कर रही हैं, फॉर एग्जांपल डेवलप कंट्रीज की, और बाकी देश जहां पे ना रिसर्च हो रही है ना बायोडाइवर्सिटी रिच है, लेकिन उनको भी फायदा तो होना ही चाहिए ना। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सिंथेटिक बायोलॉजी से और रिसर्च से सबको बेनिफिट हो। तो कुछ स्टेप्स राइटर अपनी तरफ से बताते हैं जो लेने चाहिए। सबसे पहले देखो सिंथेटिक बायोलॉजी की एक्टिविटीज के बारे में ना क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि ना जनता को भी पता लगे कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों तरह की आउटकम्स के बारे में जनता को पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो वो ऑर्गेनाइजेशंस
जो फील्ड रिसर्च और डेवलपमेंट में लगी हुई हैं उनको देखो रिस्पॉन्सिबल ठहराना जरूरी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है, उनकी रिसर्च से जो भी सोसाइटल या फिर इन्वायरमेंटल आउटकम निकल के आती हैं। फिर एक पॉइंट देखो, नॉर्मल सा घिसा पिटा पॉइंट है वैसे तो, राइटर कहते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए R&D एक्टिविटीज़ में। मतलब जो भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे जनता हो, चाहे इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हों, सरकार के लोग हों, सबको इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में। तो नॉर्मल पॉइंट है, घिसा पिटा पॉइंट है। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं, अभी एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसके बाद नागोया प्रोटोकॉल। इन दोनों ने ना एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया है, किस लिए? ताकि नॉन ह्यूमन जेनेटिक रिसोर्सेज का फायदा सबको मिले, ये इंश्योर किया जा सके। अब सोचो देखो, मतलब जैसे इंडिया में ना कोई स्पेशल प्लांट मिला है और दुनिया भर के लोग इंडिया में आके उस स्पेशल प्लांट की सहायता से मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो फिर देखो इसका फायदा इंडिया को भी तो होना चाहिए ना। एग्रीमेंट के हिसाब से इसका फायदा उन लोगों को भी होना चाहिए जो रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों को भी होना चाहिए जहां पे ये पौधा मिला है, तभी फेयर होगा ना। अदरवाइज पहले तो यही होता था, साइंटिस्ट आते थे और गरीब देशों की बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल करके रिसर्च करते थे, मेडिसिन बनाते थे और उसे खूब बेचते थे, पैसा कमाते, लेकिन फायदा उस देश को नहीं हुआ जहां पे पौधा लेके उन्होंने रिसर्च की। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ट्रेडिशनल नॉलेज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो आपको पता है जंगलों में ट्राइबल्स के पास कई बार ना बहुत पीढ़ियों से चली आ रही जानकारी होती है कि ये जो पौधा है ये बीमारी को ठीक करता है, तो वो नॉलेज भी काफ़ी वैल्यूएबल है। उसका भी इस्तेमाल अगर देखो डेवलप कंट्रीज़ करते हैं, डेवलप कंट्रीज़ की कंपनीज करती हैं, तो भी फ़ायदा देखो लोकल्स को होना चाहिए, लोकल कंट्री को होना चाहिए जहां से ये ट्रेडिशनल नॉलेज ली गई है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कैसे इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काम आ सकती है सिंथेटिक बायोलॉजी को आगे ले जाने में। चूंकि देखो इंडिया 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है, तो इसलिए आवश्यकता ये है कि हम इस सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनसे एक्टिवली एंगेज करें और ये इंश्योर करें कि हमारे देश में जो रिच बायोडाइवर्सिटी है उसे अच्छे से यूज किया जा सके ग्लोबल गुड के लिए, सबके फायदे के लिए। इवन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा R&D हो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो बलूचिस्तान इंसर्जेंसी से संबंधित है। आप ना सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली है ना, तब से लेके अभी तक अगस्त 2021 से लेके अभी तक पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस में, एक तो देखो बलूचिस्तान, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों में ना टेररिस्ट अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अकेले 2023 में देखो 650 रिकॉर्डेड अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो। लेकिन देखो बलूचिस्तान में ना इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अभी 26 अगस्त को जो मंडे था ना, यूं कह सकते हो बलूचिस्तान में ये ब्लडिएस्ट डे में से एक रहा। बहुत लोग मारे गए इस दिन। मंडे देखो 26 अगस्त को ना 18वीं डेथ एनिवर्सरी थी नवाब अकबर बुख्ती की। ये एक बलूच नेशनलिस्ट लीडर थे और 2006 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो फिर देखो हर साल इनकी डेथ एनिवर्सरी पे ना बदला लेने के लिए जो बलूच नेशनलिस्ट हैं वो देखो टेरर अटैक्स को अंजाम देते हैं। और एक खास बात आपने देखी, कश्मीर में जब देखो टेरर अटैक्स होते हैं ना, पाकिस्तान उनको टेरर अटैक्स नहीं बोलता, पाकिस्तान बोलते हैं ये फ्रीडम फाइटर हैं जो लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। बट देखो हमारा जो न्यूज़पेपर है उस न्यूज़पेपर ने फ्रीडम फाइटर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, टेरर अटैक को टेरर अटैक बोला है। ये फ़र्क है। देखो साफ साफ पाकिस्तान किस प्रकार से टेररिज्म को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान ने देखो तालिबान को सपोर्ट किया US के अगेंस्ट, लेकिन बाद में देखो वही तालिबान अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर रहा है। ये देखो वही बात हो गई जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं,
आप अपने घर के बैकयार्ड में सांप पालोगे ना, तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेंगे और आपको नहीं काटेंगे। तो वही हुआ पाकिस्तान के साथ। इन्होंने टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया ये सोच के कि ये हमारे पड़ोसी को काटेंगे, लेकिन आज के समय में वही टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को डस रही हैं। ये चीज देखो तालिबान और कुछ दूसरी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के संदर्भ में है, लेकिन देखो बलूचिस्तान का केस अलग है। बलूचिस्तान जब से पाकिस्तान बना ना, इवन तब से बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से खुश नहीं हैं। उनका ये कहना था कि इवन देखो इस्लाम बाद में आया और हमारी जो बलूच आइडेंटिटी है वो तो देखो 5000 साल पहले है, 5000 साल पहले की है, जबकि इस्लाम भी आप कह सकते हो 1500 साल के आसपास पहले आया। मतलब एग्जाम्पल देने के लिए है, एग्जैक्ट आप काउंट कर लीजिए, 622 एडी के आसपास इस्लाम आया था ना। तो वो पाकिस्तान में शुरुआत से शामिल होना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उस समय वो कुछ कर नहीं सके। धीरे धीरे देखो पाकिस्तान का सुतेला व्यवहार जो था वो बढ़ता गया बलूचिस्तान के साथ में। आज के समय में बलूचिस्तान में ना बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन बावजूद इसके सबसे ज्यादा जो गरीबी है वो बलूचिस्तान में है। ऐतिहासिक रूप से बलूचिस्तान को नेग्लेक्ट करते आई है पाकिस्तान की सरकार, और इवन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी जो पंजाबी हैं वो डोमिनेट करते हैं, और पंजाब प्रोविंस के जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस में हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इस वजह से बलूचिस्तान में ना बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी पंजाब टेंडेंसी देखने को मिलती है। और अब क्या हुआ 26 अगस्त को ना, वैसे तो देखो हर साल अटैक होते हैं जब इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है नवाब अकबर बुगटी की, लेकिन इस बार ये टेरर अटैक्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रही और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी नहीं पता था कि इस स्तर पर टेरर अटैक्स होंगे। मतलब ये तक हुआ, एक इंपॉर्टेंट हाईवे है जो बलूचिस्तान को पंजाब से जोड़ता है, उस हाईवे पे जो बसेस जा रही थी ना, उन बसेस में लोगों को उतरवाया गया, आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए, और पंजाब प्रोविंस से जो मजदूर थे ना उनको एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। ऐसे 23 मजदूरों को गोली मारी गई उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक करके, क्योंकि वो पंजाब प्रोविंस में थे। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, वहां पे भी अटैक्स हुए, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए एक ही साथ बलूचिस्तान में अलग अलग लोकेशंस पे। तो इससे पता लगता है कि जो बलूचिस्तान इंसर्जेंसी है वो कितनी ज्यादा बड़ी हुई है आज के समय में। इवन आरोप ये भी है, जो बलूच नेशनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि देखो जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्वादार पोर्ट से होके गुजरता है, यहां से स्टार्ट होता है जो बलूचिस्तान में है। अब ये कॉरिडोर जो है बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता है। यहां पर इस कॉरिडोर में काम करने के लिए पंजाब से लोग आ रहे हैं, चाइना से लोग आ रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लोकल्स को फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से बहुत बार चाइनीज जो नेशनल्स हैं उनके ऊपर भी अटैक्स किए गए हैं बलूच नेशनलिस्ट के द्वारा। बट देखो इस पूरी इंसर्जेंसी को निपटने के लिए ना पाकिस्तान सरकार की जो अप्रोच है ना वो मिलिट्रिस्टिक रही है। भाई जैसे तैसे करके मिलिट्री की सहायता से इंसर्जेंसी को दबा दिया जाए, बट ये अप्रोच पूरी तरह से ना विफल साबित हुई है। बहुत सारे जो यूथ हैं बलूचिस्तान में वो मिसिंग हैं। इस वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस का भी आरोप लगता है, और इवन बलूचिस्तान डायस्पोरा भी स्ट्रोंग है, वो भी यूएस यूके जैसे देशों में पाकिस्तान की सरकार का विरोध करता रहता है वहां की एम्बेसी पे जाके। लेकिन देखो पाकिस्तान की सरकार अभी तक ना कुछ खास बातचीत कर नहीं सकी है बलूच नेशनलिस्ट से। एक कमेटी बनी थी बलूच यकजेठी कमेटी, इन्होंने ना काफी सारे प्रोटेस्ट किए हाल ही में इस्लामाबाद में, बलूच सिटीज में, ताकि पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित किया जा सके, जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है उन केसेस की जांच की जा सके। बट देखो कुछ खास हुआ नहीं, पाकिस्तान ने इस कमेटी की बात भी नहीं सुनी। शायद इसी वजह से जो अटैक्स हैं बलूचिस्तान में काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के हमेशा से एक ही रुख रहता है कि बलूचिस्तान में जो अटैक्स हो रहे हैं ये पाकिस्तान की एनिमीज की वजह से हैं, दुश्मन की वजह से हैं। बट देखो पाकिस्तान का ये जो रुख है ना, जिससे वो डिसाइड करता है कि चूंकि दुश्मन ये सब करवा रहा है इसलिए मिलिट्री ही एक सॉल्यूशन है, इस रुख की वजह से ना वहां पे सेपरेटिस्ट का जो रुख है ना वो और भी ज्यादा स्ट्रोंग हो गया है, और
वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान वास्तव में चाहता है कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को ख़त्म किया जाए, तो देखो वहाँ पे लोकल्स के जो डेवलपमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना ज़रूरी है। इवन जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है उसको वायलेंस की सहायता से दमन ना किया जाए, लोकल्स की बात सुनी जाए, ये सब चीज़ें पाकिस्तान को करनी होगी। देखो जम्मू एंड कश्मीर में ना इंसर्जेंसी है काफ़ी समय से, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट आया है। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको दिखेगा, मतलब आप कंपेयर करोगे पाकिस्तान में जो कश्मीर है और इंडिया में जो कश्मीर है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान में जो कश्मीर है वहाँ पे सिंपल रोड तक नहीं है, आप दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ दीजिए, बिजली पानी वो सब आप छोड़ दीजिए। हाँ, इलेक्शंस काफ़ी समय से नहीं हो रहे थे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि चिंता का विषय था। लोकल्स के हाथ में देखो डेमोक्रेसी जरूर आनी चाहिए, लोकल्स को पावर मिलनी चाहिए। वो इलेक्शन अब हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर से पहले इलेक्शन करवाओ जम्मू एंड कश्मीर में, जो अब हो रहे हैं। अच्छी बात है। अगर देखो सब कुछ सही चलता है, पाकिस्तान जो अब जम्मू रीजन में टेरर को सपोर्ट कर रहा है, अगर पाकिस्तान अपने मंसूबों में फेल हो जाता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से, जो कि होगा भी, तो फिर देखो फुल स्टेटहुड भी जल्द से जल्द जम्मू एंड कश्मीर को दे देना चाहिए, जैसे ही शांति पूरी तरह से इस्टाब्लिश होती है और जम्मू रीजन में भी इस प्रकार के टेरर इंसिडेंट बंद हो जाते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखो सिंथेटिक बायोलॉजी से संबंधित है, जिसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। सिंथेटिक बायोलॉजी के पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस इंडिया के लिए, और फिर उसके बाद आपको स्टेप्स भी बताने हैं जो इंडिया ले सकता है ये इंश्योर करने के लिए कि इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, लेकिन इसके साथ साथ इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी फॉलो हों। तो 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, सोच के आंसर दीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।